हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 के टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के स्नेल्स लॉ के साथ आपके सामने हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने और दूसरे लेक्चर में देखा है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डील्ड विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज स्नेल्स लॉ क्या बताता है? पिछले दो वीडियोस में हमने ये देखा कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है। मतलब ये कि मान लीजिए हमारे पास एक मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री है और इसके इधर कोई दूसरा मीडियम है और इस तरफ कोई दूसरा मीडियम है। लाइट रे हमारी इस तरह से ट्रेवल कर रही है। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इस लाइट रे को कुछ इस तरह से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम बदलने की वजह से ये लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगी। अब बेंडिंग जो है वो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि दो तरह से बेंड हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी में ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ इस तरफ बेंड हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ इस तरफ बेंड हो जाए, ये ऐसे जाए और इधर मुड़ जाए या ऐसे जाए और इधर मुड़ जाए। तो हम लोग ये डील करते हैं स्नेल्स लॉ के थ्रू कि कब ऐसा होगा कि ये लाइट हमारी इधर मुड़ेगी और कब ऐसा होगा कि ये इधर मुड़ेगी। तो इस चीज को समझने के लिए अब स्नेल्स लॉ को हम लोग डिटेल में समझते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि सपोज दैट दिस इज द मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री एंड दिस इज मीडियम 1 and this is medium 2. The refractive index of medium 1 is mu1 and the refractive index of medium 2 is mu2. उसके बाद हम लोगों ने इधर से mu1 से लाइट रे भेजी। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये लाइट रे मीडियम सेपरेटिंग बाउंड्री पर पड़ रही है, इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट एंड सिमिलरली एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। I is called angle of incidence, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। यहां पर मैंने ये बात बोली थी कि अगर हमारा ये मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो हमारी ये लाइट रे सीधे निकल जाती। यहां भी हम ये देखते हैं कि अगर ये सीधे निकलता तो क्या होता, तो ये लाइट रे ऐसे सीधे निकल गई। अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यानी ये एंगल भी हमारा आई हो गया। अब यहाँ के ये दो केसेस देखते हैं हम लोग कि लेकिन यहाँ ये सीधे तो निकलेगी नहीं, सीधे निकलेगी नहीं तो इसकी बेंडिंग होगी। तो या तो ये इधर बेंड कर जाए या ये इधर बेंड कर जाए। तो मान लीजिए कि एक बेंडिंग हम ये मान के चल रहे हैं। इस केस में क्या है कि नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हुआ है। तो यहां हम लिख देते हैं कि R इज ग्रेटर देन I, यानी कि बेंडिंग के एक पॉसिबिलिटी में ये आता है कि ये इधर चली जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा बने। यहां पर इस बात को हम लोग एक और वे में बोलते हैं। वो वे ये होता है कि ये नॉर्मल से इसको यहां जाना चाहिए था, लेकिन जब ये इधर मुड़ा तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल से दूर भागा। ये नॉर्मल से दूर भागा। तो नॉर्मल से दूर भागने को हम लोग लिखते हैं बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां लिखेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा बनेगा, बड़ा बनेगा,
तो उस केस को क्या बोला जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। द बेंडिंग ऑफ लाइट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आते हैं एक इसके सेकेंड पॉसिबिलिटी पे। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी में आप देखिए, केस हम यही सेम लेंगे। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। यहां से हमने लाइट ऐसे भेजी, यहां हमने नॉर्मल डाला, लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो। अब यहां से बेंडिंग हमारी इस तरह से हो गई। तो आप ये देखिए कि यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा बन रहा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां आप ये देखेंगे कि लाइट रे को यहां जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हो जाने की वजह से ये लाइट रे हमारी इस तरफ आ गई, यानी कि नॉर्मल की तरफ आ गई। तो इसको लिखा जाता है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ये दो संभावनाएं हैं हमारी लाइट के बेंड होने की जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। μ1 से μ2 में जाएगा तो या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अब ये बात कैसे जज की जाए कि ऐसा कब होगा कि लाइट की बेंडिंग जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है और कब टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है? तो इसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ इट्स साइन, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, यानी कि द रेशियो ऑफ, पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर उसको मैथमेटिकल अप्रोच पे ले आएंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, साइन को पूरा स्पेलिंग जो साइन का होता है वो SINE होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय हम लोग उसको सिर्फ SIN ही लिखते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते समय हमको पूरी स्पेलिंग लिखनी होती है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट हम एक बार फिर पढ़ के रिपीट कर देते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इट मींस कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन I डिवाइडेड बाय साइन R is equal to a constant. This is the actual statement in the language form of Snell's law. Snell's law का language form में actual form ये है कि the ratio of sin of angle of incidence to sin of angle of refraction is constant. It means कि sin I by sin R equal to constant. लेकिन इस बात से हम लोग कोई मैथमेटिकल डीलिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे समझते हैं या ये मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप वो देखिए। यहां हम इस स्टेटमेंट को इरेज कर रहे हैं और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना और उसको अप्लाई करना समझते हैं। और उसी के बेसिस पे हम ये भी डिसाइड करेंगे कि लाइट रे कब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। बहुत सिंपल सा तरीका है स्नेल्स लॉ को लिखने का कि आप ये देखिए कि किस मीडियम से लाइट जा रही है। इस बात को आप एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस मीडियम से लाइट जा रही है, यानी किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में इंसिडेंट है। तो यहाँ पे μ1 वाले मीडियम में इंसिडेंट हो रहा है और किस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट हो रही है।
तो μ2 वाले मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो जिस मीडियम में इंसिडेंट होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन। जिस मीडियम में ये इंसिडेंट हुआ उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन आई, μ1 साइन आई इक्वल टू जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है या आगे जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इनटू उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन, तो दैट इज साइन आर। साइन आर, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। दिस इज द मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां आपने जो लैंग्वेज के हिसाब से लिखा वो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ठीक है हम इस चीज को साइन आई बाई साइन आर कर लेते हैं। तो जब इसको हम साइन आई बाई साइन आर करेंगे, साइन आई बाई साइन आर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। अब उस बात को और इस बात को आप कंपेयर करिए। μ2 एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट मीडियम्स एंड इट इज कांस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे μ2 एक कांस्टेंट है, μ1 भी एक कांस्टेंट है, तो μ2 बाई μ1 पूरा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह है कि साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे हमने μ2 बाई μ1 लिखा है और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, ये दोनों बात एक ही है। अब हम इसको अप्लाई करके और ये देखते हैं कि कब हमारी लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी और कब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम दो तरह का केस जनरेट करते हैं, जिसमें केस 1 ये है, केस 1 कि जिस मीडियम से हमारी लाइट जा रही है ये वाला मीडियम रेरर है इन कंपैरिजन टू द सेकंड मीडियम। मैंने ये पहले और दूसरे वीडियो में ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी मीडियम का रेरर या डेंसर होना उसके कंपैरिजन वाले मीडियम पर डिपेंड करता है कि एक मीडियम के रेस्पेक्ट में एक मीडियम जो है वो रेरर भी हो सकता है और वो डेंसर भी हो सकता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में पहला वाला मीडियम जो है वो रेरर है, यानी कि इंसिडेंट मीडियम इज रेरर एंड दिस फाइनल मीडियम इज डेंसर। तो केस 1 में हम लिखते हैं कि μ1 इज लेस देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2। इसका मतलब है कि लाइट रे जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, हम ये अभी कंफर्म नहीं है कि कब ये केस बनेगा कब ये केस बनेगा, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। बस हम अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि एक बार इंसिडेंट मीडियम को रेरर ले लेते हैं और एक बार इंसिडेंट मीडियम को डेंसर ले लेंगे, फिर वो फॉर्मूला हमको ये बताएगा कि कब लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना है और कब लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल होना है। तो पहला केस हम ये मान के चले, हम यहाँ हाथ रख रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम इसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो ये केस भी हो सकता है। ये हमको फाइनल पता तब चलेगा जब हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे या फॉर्मूले को हिसाब अपने जगह पे ले आएंगे और वो ये बताएगा कि कब कौन सा केस आने वाला है। चलिए, तो μ1 को हमने लिया रेरर और μ2 को लिया डेंसर। इसका मतलब है कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर। यहां हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि लाइट की ट्रेवलिंग जो है वो रेरर टू डेंसर हो रही है, रेरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जा रहा है। हमने ये देखा कि लाइट की ट्रेवलिंग रेरर टू डेंसर हो रही है। चलिए भाई, यहां जो हमने रेशियो निकाला हुआ है वो निकाला है μ2 बाई μ1 और यहां हमने μ1 को लिया कम और μ2 को लिया ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो हमने μ2 बाई μ1 निकाला, इस फ्रैक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा है
और डिनोमिनेटर कम है, तो न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो इसके हिसाब से किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये बात आप बहुत बेसिक मैथमेटिक्स से समझते होंगे। मान लीजिए कि यहां हम कहीं किनारे लिख के आपको बता भी देते हैं कि अगर 3/2 है तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1। और यही चीज अगर 2/3 लिखी होती तो 2 जो है वो कम है और 3 ज्यादा है तो ये वैल्यू लेस देन 1। यानी कि न्यूमरेटर अगर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो हमारी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और अगर न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू 1 से कम होती है। तो यहां हमने न्यूमरेटर ज्यादा लिया हुआ है और डिनोमिनेटर कम लिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पहले से निकाला गया जो रेशियो हमको दिख रहा है μ2/μ1 दैट इज लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 तो ये इक्वल है sin i बाई sin r के, तो ये भी लेस देन 1 होगा। तो यानी कि यहां से हम ये लिख सकते हैं कि sin i बाई sin r इज ग्रेटर देन 1। अगर ये चीज ग्रेटर देन 1 तो sin i बाई sin r भी ग्रेटर देन 1। इस r को आप इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यू विल गेट द रिजल्ट sin i इज ग्रेटर देन sin r। sin i इज ग्रेटर देन sin r। और यहां से अगर हमारा i और r 0 से लेके 90 डिग्री यानी 0 से π/2 के बीच में है तो साइन की ये प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइन की ये प्रॉपर्टी है कि वो एंगल की वैल्यू बढ़ने पर उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। यानी कि साइन आई और साइन आई आर में आई की वैल्यू ज्यादा रही होगी तभी साइन आई बड़ा है। ऐसा सिर्फ 0 to 90 के बीच में होगा। जब एंगल की वैल्यू 90 से आगे बढ़ जाएगी तो ये बात पलट जाती है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आई और आर 90 के अंदर है तो एंगल बढ़ा तो उसका साइन भी बढ़ा, और अगर आई और आर 90 से आगे होता तो एंगल बढ़ा तो साइन छोटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आई और आर की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में ही है। तो इसका मतलब हुआ कि साइन आई अगर साइन आर से बड़ा है तो आई भी आर से बड़ा होगा। यानी कि यहां पे हमको क्या दिखा कि R इज लेस देन I, R की वैल्यू छोटी और I की वैल्यू बड़ी। इसका मतलब कि लाइट अगर रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इसमें से वो केस आप देखिए जिसमें I बड़ा है और R छोटा है। तो ये वाला केस हमको दिख रहा है कि इसमें I बड़ा है और R छोटा है। इसका मतलब हुआ कि हम स्टेटमेंट के तौर पे इस एनालिसिस को ये लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप इसको लिखिए कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैथमेटिकली एनालाइज करके हम लोग ये बात समझ गए कि कैसे आई और आर का रिलेशन हमको ये बता रहा है कि लाइट की बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो इस केस में हमको ये पता चल गया कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ कम टू द सेकंड केस। आई होप कि आपने ये चीज नोट कर ली होगी, तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं और फिर आप यहां सेकंड केस देखेंगे। अब केस 2 में हमने ये केस 1 में ये देखा कि हमारी लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, तो क्या हुआ, रिजल्ट आया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारा μ1 जो है वो ग्रेटर देन μ2 है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी कि ये वाला मीडियम इंसिडेंट मीडियम ये डेंसर है और ये मीडियम रेरर है, यानी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर। तो डेंसर टू रेरर यहां लिख ले रहे हैं, डेंसर टू रेरर, यानी कि इंसिडेंट मीडियम कैसा है, डेंसर है
और जिस मीडियम में जा रही है लाइट वो रेयर है। चलिए फिर वही मैथमेटिकल बात कि μ1 जो है हमारा बड़ा है और μ2 छोटा है, तो यहां जो रेशियो हमने μ2 बाई μ1 निकाला, μ2 बाई μ1, अब फिर क्या होगा, तो अब की ये होगा कि डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा और न्यूमरेटर कम। तो डिनोमिनेटर ज्यादा न्यूमरेटर कम, मतलब कि कुछ इस टाइप का केस बनने वाला है, यानी कि दिस वैल्यू इज लेस देन 1। μ2 बाई μ1 का रेशियो जो है ये लेस देन 1 आया। तो जब ये लेस देन 1 आया तो इसका मतलब हुआ कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ये भी लेस देन 1 आएगा। इससे हमको ये कंफर्म हो रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1। फिर इसको हम उधर ले जाके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, साइन आई इज लेस देन साइन आर। और अगर ऐसा है कि साइन आई साइन आर से लेस है और फिर अगेन वही बात कि आई और आर 0 to 90 के बीच में है, तो इसका मतलब होगा कि आई की वैल्यू आर की वैल्यू से छोटी होगी, यानी आई की वैल्यू इज लेस देन आर, यानी कि अब फिर आर बड़ा हुआ और आई छोटा हुआ। आप इन दोनों केस को देखिए कि कौन से वाले में आर की वैल्यू आई से बड़ी है। तो दिस इज केस इन विच आर इज ग्रेटर देन आई, यानी कि ये वाला केस हमारा बना अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट मींस कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यहाँ पे लाइट कहां से कहां जा रही थी, μ1 से μ2 में जा रही है और μ1 को हमने बड़ा ले रखा है। तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे केस हमारा क्या बन गया, ये है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस चीज से हमको पता चलता है कि कब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है और कब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। एक बार फाइनल समरी के तौर पे हम लोग ये देख लेते हैं और उसको नोट भी करते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium to the denser medium, it moves towards the normal, and when it travels from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal. Thank you. That's all for today.